नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पिछले की कुछ कक्षाएं जो है वो किसी अपरिहार्य कारण से डिलीट कर दी गई हैं, तो आज से हम हिंदी साहित्य का वाचन स्टार्ट करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये प्रथम संस्करण का वक्तव्य है। भूमिका: हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 से 83 होना चाहिए में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर यानी कि अब सर थे उनके ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला है। तो शिव सिंह जी का वृत्त, यानी ऐसे याद कर लीजिएगा कि शिव जी भगवान वृत्त में बैठे हुए हैं। और उसके बाद ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा वृत्त संग्रह निकाला है। काशी के नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों कितनी रिपोर्टें हैं? 8 रिपोर्टें हैं। 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों में अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया, यानी कि जो कवि अज्ञात थे उनका भी पता लगा और जो कवि ज्ञात थे लेकिन उनकी रचनाएं ज्ञात नहीं थी उनका पता लगा। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने, श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन चित्त प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने रखी हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। 700-800 वर्षों का ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम की से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, यानी कि शुक्ल जी का मंतव्य नहीं था कि वो पुस्तक लिखे, वो उन्होंने बस कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूहों की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। और उसमें क्या था, और वो जो शुक्ल जी नोट्स तैयार किए थे उसमें काल विभाग की बात थी और भिन्न भिन्न मतलब रचना की शाखा जो उन्होंने आदि का ये भक्ति काल को भिन्न भिन्न शाखाओं में बांटा है ना, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य को, उसी की बात करें। कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा, यानी कि वो अपनी मर्जी से पूरा नहीं किए, उनको ज़बरदस्ती में मतलब जल्दी जल्दी में ये करना पड़ा क्योंकि विद्यार्थियों को आवश्यकता थी उसकी पढ़ने की। साहित्य इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया है। आगे वो लिखते हैं, इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में
चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिमाण में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं हैं, 10, 5, 6, 7, 2, यानी एक प्रकार की रचना 10 है, एक प्रकार की रचना 5 है, एक प्रकार की रचना 6 है और एक प्रकार की रचना 7 है और एक प्रकार की 2 है। तो जिस ढंग की रचना 10 पुस्तकें, यानी कि जो क्रम में ज़्यादा होगी, गिनती में ज़्यादा होगी, उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग के सब पुस्तकें मिलकर 20 है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस ढंग एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध हो चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आदिकाल का मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश और देश भाषा। यानी आदिकाल का नाम उन्होंने ये क्लियर किया है कि हम वीर गाथा काल रखे हैं और जिसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा यानी बोलचाल की भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ लिखा गया है अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों ने धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, यानी कि जितने ग्रंथ थे अपभ्रंश की पुस्तकों में उसमें से अधिक तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण है संबंधी है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। 4 साहित्यिक पुस्तकें वे मानते हैं। एक है पहला विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति पताका। विजय हमारी की ऐसा है, ऐसे कूट में इसको याद रख सकते हैं। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वी रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। आगे है, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। और ये बोल रहे हैं कि जिस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथा का प्रवृत्ति बताया गया है, वो आगे जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिल जाएगा। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है, यानी कि उन्होंने मिश्र बंधु जो थे उन्होंने इतनी और नाम आदिकाल में जुड़ाए हैं, जिसमें है भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, संबंधसार, पत्ताली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी, रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपई और उएस माला यानी उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाओ, अगम अपार है जाकर नाओ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों को द्वित देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। यानी कि क्या है कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार हैं, कहीं वर्णों का द्वित देखकर यानी 2-2 वर्णों का द्विज देख करके प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। माफ़ी चाहती हूँ। जो बैसवाड़ी समझते हैं, यानी देखिए कि अवधि मतलब चौपाई देख लेंगे अगर, तो वो अवधि सोचेंगे कि ये भाषा तो अवधि की है, बैसवाड़ी की है। तो उसके लिए शुक्ल जी कहते हैं कि जो भाव को थॉट या विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्यत पद्यों को संवत 1000 के क्या 500 संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना,
ये कह रहे हैं कि ये जो गड़बड़ करते हैं उनके लिए तो ये यही बात बहुत अधिक है कि सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। बोल रहे हैं अब शुक्ल जी कि अब रही शेष 9 पुस्तकें, यानी एक तो भगवत गीता की का इन्होंने बात बता दी कि ये ऐसा हुआ है उसमें। अब आगे वो बता रहे 2, 9, 7 और 10। 2, 7, 9, 10। 2 मतलब वृद्ध नवकार, 7 मतलब जम्बू स्वामीराज, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला। तो ये जितने हैं, ये 4 ग्रंथ जो हैं वो जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। 6 नंबर की पुस्तक है वो योग की पुस्तक है। 3 और 4 नंबर केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद का जौनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने वीर गाथा काल नाम दिया है तो अगर इन पुस्तकों को मैं अगर ध्यान में रखता हूँ तो भी मेरे नामावली में कोई अंतर नहीं आएगा। आगे वे कहते हैं कि यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धाराएं निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा को 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन, ये बोल रहे हैं कि रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। उनका कहना है कि जो रीतिबद्ध रीति सिद्ध इन्होंने रीति मुक्त लिखे हैं और रीति इतर लिखे हैं, तो वही कह रहे हैं कि मैं उसको जो रीतिबद्ध है उसमें मैं बांटूं, ये इसका मुझे कोई तर्क आधार नहीं मिलता है। शायद आगे मिल जाए लेकिन अभी तक मुझे नहीं वो मिला है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है शुक्ल जी को। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल को उन्होंने सीधा का सीधा मिश्र बंधु ने जो लिखा था वैसे ही उन्होंने उठा लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद। 4 का नाम इन्होंने दिया है, ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ा उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या माफ़ी चाहती हूँ, रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कवियों की आलोचनाएं नहीं लिखी है,
मैं उनकी रचनाओं की आलोचना, मतलब वो बोलते हैं कि इतना जितना मैं लिखा हूँ उसमें तो अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकता। अगर मुझे कभी कहीं आलोचना करना रहेगा तो मैं पुस्तक अलग से लिख दूंगा ना, ये साहित्य के इतिहास में उसे क्यों डालूं। पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, यानी कि कुछ एक कवि हैं जिसको मैंने शायद विस्तार से लिखा है, पर वहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में माफी चाहती हूँ। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिरे एक बड़ा मूल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों और तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी बहुत थोड़े विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। यह आधुनिक काल के लिए बोल रहे हैं कि जो हमारे मतलब वर्तमान के कवि हैं, सहयोगी हैं, उनका उल्लेख ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, जैसे आधुनिक काल का बात ये हो रहा है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूले से छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभाव से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। यानी जो शुक्ल जी थे, आचार्य जी, वो संतोष नहीं, मतलब उनको ये पुस्तक लिखकर संतोष नहीं हुआ था। उनके हिसाब से ये संपूर्ण रचना नहीं थी। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात और निवेदन है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन के और ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने पुस्तक नहीं लिखना चाह रहे थे, शुक्ल जी पुस्तक नहीं लिखने चाह रहे थे, बस उस हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखना चाह रहे थे, और पूरी पुस्तक लिखा गई उनसे। भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई है, विशेषता आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही होगी। देखिए, अपभ्रंश की भाषा ली है क्योंकि वो भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती थी, इसलिए उन्होंने उठा लिया है इसमें। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय नहीं हो गया है कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के ही हैं। जब वो पद्य पढ़े तो इनको विश्वास हो गया कि ये जो पद्य मुझे प्राकृत पिंगल सूत्र में मिला है वो प्राकृत पिंगल सूत्र ही हम्मीर रासों का ग्रंथ है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के कारण आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर पलटनी उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा वियोगी हरि जी की ब्रजमाधुरी सार, बहुत महत्वपूर्ण है ये। श्याम सुंदर दास जी की कोविद रत्नमाला, रामचंद्र त्रिपाठी जी की कविता कौमुदी और वियोगी हरि जी की ब्रजमाधुरी सार उन्होंने बहुत कुछ सामग्री मिली है, अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।
आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदार पाठक ही काम आए हैं। कौन है? एक नाम और है पंडित केदारनाथ पाठक। आधुनिक काल लिखने के संबंध में ये भी आपको ध्यान रखना है। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। ये भी याद रखना है कि कौन धन्यवाद को एक आजकल की बदमाशी समझते हैं? केदारनाथ पाठक। इस कार्य में मुझसे जो भूली हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी, काशी, आषाढ़ शुक्ल 5, 1986। यहाँ पर यह भूमिका समाप्त होती है। तो पीछे हम यहाँ आज की कक्षा का वाचन यहीं तक रहेगा, और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास जो वाचन है उसका लगा हुआ है, तो आप जाकर कृपया करके उसे भी देख लीजिए। वो भी पूरी पुस्तक का वाचन है। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।